नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। डिटेल में जाने से पहले ज़रा सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। रशिया की तरफ से अभी अपनी S-400 और S-300 सिस्टम को अपग्रेड करने का फैसला किया गया है, जिसके बाद ये मल्टीपल तरह की मिसाइल को एक ही बार में फायर कर पाएंगे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से अभी रेगुलर बेसिस पर अपने ट्रूप्स को रोटेट किया जा रहा है, जिससे साफ होता है कि वो अभी परमानेंटली यहाँ पर रुकने की प्लानिंग कर चुके हैं। भारत के खिलाफ चाइना के एग्रेशन को देखते हुए यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी भारत को अपनी अलाइड कंट्री के तौर पर शामिल करने का ऑफर दिया जा रहा है, जिसके बाद चाइना भारत के खिलाफ कोई भी स्टेप लेने से पहले 10 बार जरूर सोचने वाला है। डीआरडीओ के द्वारा आज टेस्ट किए जा रहे निर्भय मिसाइल में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से बीच में इसकी टेस्ट को बंद करना पड़ा है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अभी भारत और चाइना की बॉर्डर में जाने वाले 102 स्ट्रेटेजिक ब्रिजेस में से 44 ब्रिजेस को अभी क्लास 70 की स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जा चुका है। अर्मेनिया की तरफ से आज अजरबैजान की एक Su-25 एयरक्राफ्ट को मार गिराने का दावा किया गया है। साथ ही टर्की और पाकिस्तानी ट्रूप्स का भी अजरबैजान में मौजूद होने का अर्मेनिया की तरफ से दावा किया जा रहा है। और अंत में फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक चाइना की मदद से वो जम्मू एंड कश्मीर में दोबारा से आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने वाले हैं। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट S-400 और S-300 सिस्टम को लेके है। रशियन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया की तरफ से अभी अपनी S-300 और S-400 सिस्टम को अपग्रेड करने का फैसला किया गया है। इस नए अपग्रेड के बाद S-400 और S-300 सिस्टम की एंगेजमेंट प्रोसेस में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, क्योंकि अभी इनमें सिर्फ एक ही तरह के मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाता है, जिसमें वो चाहे तो शॉर्ट रेंज का मिसाइल हो सकता है या फिर लॉन्ग रेंज के मिसाइल हो सकता है। यानी कि जिस भी लॉन्चर में हम किसी मिसाइल को लोड करने वाले वहां पर एक ही तरह के मिसाइल को लोड किया जा सकता है। अब रशिया की तरफ से S-400 सिस्टम के साथ S-300 सिस्टम को एक साथ इंटीग्रेट करके एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर इनका इस्तेमाल किया जाता है और रशिया के बाकी जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है उन सभी को आपस में इंटरलिंक किया जा सकता है। ऐसे में रशिया का कहना है कि एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम में कई लेयर के एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद होते हैं, जिसमें लॉन्ग रेंज से लेकर शॉर्ट रेंज तक के मिसाइल मौजूद होती है, पर इसके लिए अलग अलग लॉन्चर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। पर अभी रशिया S-400 और S-300 सिस्टम में मल्टीपल मिसाइल को इंटीग्रेट करना चाहता है, यानी कि एक ही बार में शॉर्ट रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज की मिसाइल को एक ही लॉन्चर में लोड किया जा सकता है, जिसमें ये ऑटोनोमस मोड में भी मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर काम करने वाले हैं। इससे एक और फायदा ये होने वाला है कि आमतौर पर कई बार टारगेट ऐसे डिस्टेंस में मौजूद होते हैं जहां पर उसको शॉर्ट रेंज की मिसाइल से डाउन किया जा सकता है, लेकिन अगर लॉन्चर में सिर्फ लॉन्ग रेंज की मिसाइल मौजूद हो तो ऐसे में मजबूरन उनको फायर करना पड़ता है और ऐसे में एक तरीके से हम रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। और अगर लॉन्चर में सिर्फ शॉर्ट रेंज की मिसाइल मौजूद होंगे तो भले ही हम किसी टारगेट को 400 किलोमीटर की दूरी से ट्रैक कर लेंगे, पर उसके साथ एंगेज नहीं हो पाएंगे और इसी के लिए हमें इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जिसमें हर तरह के मिसाइल मौजूद होते हैं। अब रशिया के लिए आसान है क्योंकि ये उनका इंडिजिनस सिस्टम है, जिस वजह से वो इसको अपने मन मुताबिक किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन भारत की बात करें तो हमारे पास S-400 सिस्टम को सप्लीमेंट करने के लिए कोई भी रशियन ओरिजिन एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है। भले ही हम आकाशसाम और एमआरसाम को इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली S-400 सिस्टम के साथ इंटीग्रेट नहीं हो पाएंगे। तो इसी तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए अभी रशिया की तरफ से S-400 और S-300 सिस्टम को अपग्रेड करने का फैसला किया गया है। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला अपडेट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अपने जवानों को रोटेट किया जा रहा है, जिससे साफ होता है कि वो अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से पीछे जाने के लिए या चल रही तनाव को कम करने के लिए कोई भी मूड में नहीं है। इंडियन आर्मी का कहना है कि पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से अभी एक एडिशनल ब्रिगेड को भी पांगोंग की नॉर्थ बैंक में डिप्लॉय किया गया है। साथ ही फिंगर 4 से अभी माउंटेन्सपुर तक पीपल लिबरेशन आर्मी के ट्रूप्स को रोटेट किया जा रहा है, ताकि उनका मोरल बना रहे। और अभी एक बार में पीपल लिबरेशन आर्मी के लगभग 200 जवानों को रोटेट किया जा रहा है, ताकि फ्रंट लाइन के सभी ट्रूप्स फ्रेश रहने के साथ साथ मोटिवेटेड रह पाए। और हमारी आर्मी के मुताबिक वो अभी पूरे विंटर में यहाँ पर रहने वाले हैं और वो बॉर्डर में कोई भी डिसएंगेजमेंट करने वाले मूड में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। वैसे आज एक बार फिर से दोनों ही देशों के बीच एक और मिलिट्री लेवल की बातचीत होने वाली थी
और इस बार इसमें भारत की तरफ से कंप्लीट डिसएंगेजमेंट का प्रस्ताव देने का प्लान किया गया था, लेकिन असल मायने में ये कभी भी संभव नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर बातचीत के माध्यम से सब कुछ सॉल्व होने वाला था तो अब तक भारत और चाइना के बॉर्डर में कोई भी तनाव नहीं होता और अब तक सब कुछ नॉर्मल हो चुका होता। अभी सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बातचीत किया जा रहा है, लेकिन असल मायने में अगर फेसअप को खत्म करना है, यहाँ पर लड़ाई एकमात्र रास्ता, क्योंकि चाइना अभी पीछे जाने के लिए राजी नहीं है, साथ ही वो अभी और आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भी स्टेटमेंट दिया गया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अभी चाइना की तरफ से 60,000 के करीब ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया है और भारत अगर बातचीत से इसको सॉल्व करना चाहता है तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होने वाला, क्योंकि बदले में चाइना के इरादे कुछ और ये स्टेटमेंट अभी यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से दिया गया है। अगला अपडेट भारत, चाइना और यूनाइटेड स्टेट को लेके है। अब जब से भारत और चाइना के बॉर्डर में तनाव बढ़ा है तब से यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भारत को सपोर्ट किया जा रहा है और आप सबको ये बात अच्छी तरीके से पता होगा कि पिछले 2 से 3 महीनों के अंदर 2 बार यूएस और इंडियन नेवी के बीच नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा चुका है, जिससे चाइना के यूनाइटेड स्टेट की तरफ से एक तरीके से मैसेज दिया जा रहा है। लेकिन जैसे ही हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने कहा था कि हमारी लड़ाई हमको खुद लड़ना पड़ेगा और हमारे लिए कोई और लड़ने वाला नहीं है और ना ही हमारे लिए कोई और खून बहाने वाला है, तो हो सकता है वो हमें हथियार सप्लाई करने वाले हैं या फिर टेक्निकली मदद करने वाले, लेकिन असल लड़ाई हमको ही लड़ना पड़ेगा। लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करें तो चाइना और भारत के बीच अभी जैसे हालात चल रहे हैं, इस पर बात करते हुए यूनाइटेड स्टेट की डिफेंस सेक्रेटरी माइक पोम्पियो ने बताया है कि चाइना की तरफ से अभी अपने पड़ोसी देशों के साथ जो एग्रेशन दिखाया जा रहा है, इससे यूनाइटेड स्टेट अनजान नहीं है। और अगर भारत की बात करें तो भारत के खिलाफ चाइना अभी मैसिव डिप्लॉयमेंट कर चुकी है और इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक चाइना अभी पीछे जाने के इरादे में नहीं है, बल्कि अगर भारत यहाँ पे नरम पड़ता है तो वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बदलने की कोशिश करने वाले हैं। ऐसे में पहली बार यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भारत को एक यूएस अलाइड कंट्री के तौर पर ऐड करने का फैसला किया गया है, जिससे भारत आसानी से चाइना की किसी भी एग्रेशन का सामना कर सकता है। माइक पोम्पियो के स्टेटमेंट के मुताबिक पिछले कुछ सालों के अंदर भारत और यूनाइटेड स्टेट के रिलेशन काफी बेहतर बन चुकी है और भारत अब यूनाइटेड स्टेट का एक और मेजर डिफेंस पार्टनर भी बन चुका है। पर चाइनीज खतरों से निपटने के लिए यूनाइटेड स्टेट और इंडिया के बीच एक मजबूत मिलिट्री टाई को फॉर्म करने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। अब अगले हफ्ते माइक पोम्पियो भारत के गश्त पर आने वाले हैं और उसी दौरान इस पर बातचीत किया जा सकता है और यूएस की तरफ से अभी भारत के साथ एक चाइनीज प्रोस्पेक्टिव अलायंस को फॉर्म करने का ऑफर दिया जा सकता है। अगला अपडेट निर्भय मिसाइल को लेके है। जैसे कि आप सभी को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि भारत की तरफ से निर्भय मिसाइल एक टेस्ट को आज करने का फैसला किया गया था और आज सुबह लगभग 10:30 के आसपास इसको चांदीपुर की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से फायर किया गया था। लेकिन टेस्टिंग के दौरान इसमें कुछ टेक्निकल इशू का सामना करना पड़ा था, जिस वजह से इसको बीच में ही रोक दिया गया था। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आई थी जिसके बारे में अभी तक कोई डिटेल नहीं पता है, लेकिन लॉन्च के 8 मिनट तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन उसके बाद मिसाइल कमांड को सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, जिस वजह से इसको बीच में ही डिस्ट्रॉय करना पड़ा। अगर निर्भय मिसाइल की हिस्ट्री की बात करें तो पहले भी इसका रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है और इस बार इसको इंडिजिनस इंजन के साथ टेस्ट किया जा रहा था, जो कि आगे चल के इसकी मास प्रोडक्शन वेरिएंट में इस्तेमाल करने का एम रखा गया है। अब हमारे पास ये अकेला सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिस वजह से चाइना के साथ बढ़ रही तनाव के बीच इसको किसी भी कीमत पर ऑपरेशनल करने की कोशिश किया जा रहा है। ऐसे में इसकी टेस्ट का सफल ना होना हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक हो सकता है, लेकिन डीआरडीओ यहाँ पे हार नहीं मानने वाली और डीआरडीओ का कहना है कि वो अभी इस टेस्ट की डाटा को एनालाइज करने के बाद जल्दी से वो इसकी एक और टेस्ट को भी कंडक्ट करने वाले हैं और अगर ये जीटीआरई के इंजन के साथ कॉम्पैक्टेबल नहीं होता है तो इसमें वापस रशियन एनपीओ सैटर्न 36 एमटी इंजन का इस्तेमाल करके इसकी मास प्रोडक्शन को शुरू किया जा सकता है। अगला अपडेट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को लेके है। ये बात तो आप सब जानते हैं कि लद्दाख में अभी हमारी आर्मी को पूरे विंटर में डिप्लॉय करने का फैसला किया गया है। साथ ही लद्दाख में अभी परमानेंटली हमारी फायर एंड फ्यूरी कॉर्प को भी डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि चाइना की तरफ से भी अपनी आर्मर्ड यूनिट को लद्दाख में तैनात किया गया है। अब ऐसे में अगर भारत और चाइना के बीच लड़ाई होती है, भारत की तरफ से और ज्यादा आर्मर्ड यूनिट को लद्दाख में ले जाने की जरूरत पड़ती है, तब इसके लिए हमारे पास रोड कनेक्टिविटी मौजूद होना काफी जरूरी है, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा मात्रा में C-17 के जरिए T-90 टैंक्स या T-72 टैंक्स को एयरलिफ्ट नहीं कर सकते हैं। साथ ही लद्दाख में पहले जो ब्रिजेस मौजूद थे वो T-90 के वजन को झेलने के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे, जिस वजह से अगर हम T-90 टैंक्स को उसके ऊपर लेने की कोशिश करेंगे तो ये गिर जाएंगे। इसी वजह से बीआरओ की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक जाने वाले करीब 102 स्ट्रेटेजिक ब्रिजेस को क्लास 70 के स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का प्लान किया गया था, यानी कि ये ब्रिज 70 टन के आसपास की लोड को आराम से कैरी कर सकते हैं और इसके ऊपर से T-90 टैंक्स को लिया जा सकता है।
सिर्फ T-90 नहीं बल्कि अर्जुन टैंक को भी इन ब्रिजेस के ऊपर से लिया जा सकता है। आज हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा इन 102 ब्रिजेस में से 44 ब्रिजेस को इनॉग्रेट किया गया था, यानी कि 102 में से 44 ब्रिजेस अभी क्लास 70 के स्टैंडर्ड में अपग्रेड किए जा चुके हैं और इनको अभी ऑपरेशनल कर दिया गया है। ये सभी ब्रिजेस अभी पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में फैले हुए हैं, जो कि लद्दाख से लेके अरुणाचल प्रदेश तक शामिल है। इन सभी की साइज 30 मीटर से लेके 484 मीटर तक है, लेकिन बीआरओ का कहना है कि इसकी लोकेशन की वजह से एक 30 मीटर की ब्रिज को बनाना एक आम 1 किलोमीटर लंबी ब्रिज को बनाने से ज्यादा मुश्किल है। और अभी इन 44 में से लगभग 30 ब्रिजेस को ऑपरेशनल किया जा चुका है और बाकी जल्द ही ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। साथ ही इसी साल के अंदर बाकी बचे 58 ब्रिजेस को भी अपग्रेड करने का प्लान किया गया है। अगला अपडेट अर्मेनिया और अजरबैजान को लेके है। आप सबको ये बात पता होगा कि अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच अभी जोरदार लड़ाई चल रही है। इसी दौरान कुछ दिन पहले खबर सामने आया था कि अजरबैजान को पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है और पाकिस्तान की मिलिट्री भी अजरबैजान की तरफ से लड़ाई लड़ रही है। हालांकि ये रिपोर्ट आने के एक दिन बाद ही पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली ये बात से इनकार कर दिया गया था कि भले ही वो सपोर्ट करें, लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री अजरबैजान में मौजूद नहीं है। लेकिन 3 दिन पहले इसके बारे में एक और खबर सामने आया था, जब अजरबैजान की तरफ से पाकिस्तान को उनकी सपोर्ट के लिए आभार व्यक्त किया गया था। वहीं पर अर्मेनिया के क्लेम के मुताबिक टर्की की तरफ से अभी हेवीली अजरबैजान को सपोर्ट किया जा रहा है और टर्की की तरफ से एडिशनल 5000 ट्रूप्स को अजरबैजान में डिप्लॉय किया गया है। इन 5000 में से कुछ सीरियन आतंकवादी और कुछ पाकिस्तान की तरफ से वहां पे भेजे गए हैं, जिनको पाकिस्तान से टर्की और टर्की से अजरबैजान लिया गया है। आज अर्मेनिया की तरफ से एक और क्लेम भी किया गया है कि उन्होंने अभी अजरबैजान की एक Su-25 एयरक्राफ्ट को मार गिराया, जो कि काराबाग रीजन में उड़ान भर रहा था। अर्मेनिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक अजरबैजान की तरफ से Su-25 को अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिनको मेनली टर्की की F-16 की तरफ से पीछे से एयर सपोर्ट किया जाता है। लेकिन आज एक Su-25 को अर्मेनिया की एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से मार गिराया गया है। अभी तक इस बात को लेकर अजरबैजान की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया, लेकिन अगर ये बात सच है तो अजरबैजान के लिए एक बहुत ही बड़ा लॉस होने वाला है, क्योंकि अजरबैजान की 12 Su-25 फ्लीट उनकी टोटल कॉम्बैट जेट फ्लीट के ऑलमोस्ट 50% है। और साथ ही ये बात भी अभी पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है कि टर्की की तरफ से अभी ओपनली अजरबैजान को मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। अगला अपडेट फारूक अब्दुल्ला को लेकर है। तो रिसेंटली फारूक अब्दुल्ला की तरफ से इंडिया टीवी से बात करते हुए कहा गया था कि सेंटर की तरफ से आर्टिकल 370 को हटाने की वजह से चाइना की तरफ से यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में एग्रेशन दिखाया जा रहा है और अभी बॉर्डर में जो तनाव चल रहा है उसका ये एक मेन कारण है। लेकिन इंडिया टीवी के साथ चल रहे इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जो कि अगर वो किसी और देश में देते तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दिया जाता, लेकिन ये भारत है जहाँ पर किसी को भी कुछ भी बोलने की आज़ादी दी गई है और इसका लोग नाजायज फायदा उठाते हैं और जिस देश ने उनको ये हक दिया था उसी देश के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। इनफैक्ट फारूक अब्दुल्ला अभी ये चाहते हैं कि कश्मीर से जो आर्टिकल 370 को हटाया गया था उसको वो चाइना की मदद से रिस्टोर कर सकते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि चाइना भारत पर हमला करे और जम्मू एंड कश्मीर पर आर्टिकल 370 को रिस्टोर करे। इसके बारे में बीजेपी की तरफ से भी उनकी स्टेटमेंट को काउंटर किया गया, जो कि एक तरीके से पॉलिटिकल मुद्दा है। लेकिन ऐसे विचारधारा रखने वाले लोग मेरे हिसाब से देश के लिए खतरा, क्योंकि पॉलिटिक्स अपने जगह होती है और देश इन सबसे ऊपर होता है और जो लोग पॉलिटिकल पावर को हासिल करने के लिए देश को खून से रंगीन करना चाहते हैं उनको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।